आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा और वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। वल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिह अंतुम मुस्लिमून। बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज साहब आज दरभंगा के चंदनपट्टी मानू पहुंचे, जहां तालीमे नौबालिगन कार्यक्रम रखा गया था, जहां दरभंगा जिला के मदरसा के तमाम प्रिंसिपल को बुलाया गया था। साथ ही जदयू नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी व दरभंगा केवटी के पूर्व विधायक फराज फातमी, नजीर अहमद अंसारी व दरभंगा जिला के कई जिला परिषद सहित तमाम लोग मौजूद थे। आज मदरसा की खास बैठक में उन्होंने कहा कि मदरसे कागजी हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और उनका हक भी उन्हें मिलेगा। दिने तालीम के साथ साथ दुनिया भी तालीम बहुत जरूरी है। आज के दौर में बहुत जल्द पूरे बिहार के मदरसे को मॉडल एजुकेशन दिया जाएगा। आइए सुनाते हैं कि बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने क्या कुछ कहा है। चार लाइन कह देता हूँ जो इशारतन आप लोग समझेंगे। फातमी साहब, आप तो बड़े भाई हैं हमारे। जब मैं आप सऊदी अरब से जब लौटे थे तो मैं सऊदी अरब गया था। आदमी से प्यार कीजिए और खुद पे एतबार कीजिए। आदमी से प्यार कीजिए और खुद पे एतबार कीजिए। माहौल खुशगवार आएगा, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। मैं ख़ुसूसी तौर पे अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कांधे पे जो उन्होंने मुझे बोझ दिया और मुझसे जो उम्मीद लगाई, मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। और प्रेस और मीडिया के लोग भी हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी के आखिरी सांस तक मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मदरसे को अल अज़हर के तर्ज पे ले जाऊं। मैं भी जामे अल अज़हर गया हूं कैरो में, फातमी साहब भी गए और फराज भी गए, लेकिन वहां से जो बच्चे निकलते हैं एक आइडियल लगते हैं कि ये अज़हर के बच्चे हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे भी बिहार के मदरसे से जो बच्चे निकलें पढ़ के, वो भी एक आइडियल लगे कि ये बिहार के उन मदारिस के बच्चे हैं जो हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में अगर चले जाते हैं तो ये झलकेगा कि बिहार के वो हेड मुदर्रिस ने इनको इस तरह की तरबियत दी है जिससे कि माननीय नीतीश कुमार जी का भी सर ऊंचा होगा और हम लोगों का भी सर ऊंचा होगा। देखिए, 27/7 को मैंने इस ओहदे पे को अपना ओहदा संभाला और उस दिन से आज तक दिन रात मैं कोशिश कर रहा हूं। यहाँ तक के आप यकीन माने कि सैटरडे और संडे को भी मैं काम करता हूँ। फातमी साहब ठीक बोल रहे थे कि आप उसकी सैलरी क्यों रोकते हैं, लेकिन मेरे साथ भी मजबूरी है। मैंने ऐसे ऐसे मदारिस देखे हैं जहाँ पे एक मदरसा है, एक छोटा सा कमरा है और वहाँ पे किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और सरकार के आंखों में धूल झोंका जा रहा है। मैं सरकार का नौकर हूं। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से हम लोगों के आंसुओं को पोंछा है, हमारे आबादी को देखते हुए पिछले 20 साल से इस गुलशन की आबियारी जो कर रहे हैं उसमें कोई फूल मुरझा जाए। आजकल मैं बहुत ही वीकेंड पे बहुत ही जगह जाता हूं और मैंने पहले भी कहा है कि जो मदारिस बिहार संकल्प संख्या 1090 के मुताबिक है और सारे काम ज़ाब्ते के मुताबिक चल रहे हैं, उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। मैं उनके हक में लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन उसी जगह पे मैं खुले मन से कहूँगा, क्योंकि मुझे कोई लालच नहीं है। मेरे बारे में फातमी साहब ने बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल दिया, हालांकि मैं उतना बड़ा आदमी हूँ नहीं।
मैं अल्लाह से डरता हूँ। मैं किसी भी कीमत पर बिहार सरकार के आंखों में धूल झोंकने वाले लोगों को और कागज पर मदरसे चलाने वाले लोगों को बख्शूंगा नहीं। बहुत क्लियर कंसेप्ट है मेरा। आपका जो भी काम है, मैं आपको एक डिटेल बताता हूं। जब से मैं इस ओहदे पे आया हूं, मैंने सबसे पहले काम किया है कि जो अनुकंपा, जिसको कंपनसेशन ग्राउंड कहते हैं, उसमें जिन लोगों ने अपने ड्यूटी पीरियड में वो इंतकाल कर गए, उनके वारिसान को, उनके वारिस को जो जगह मिलनी चाहिए, उसके लिए मैं बिहार सरकार से परमिशन ले लिया हूं। और अगले महीने तक बिहार में जितने भी मदारिस हैं और जिसके अनुकंपा का मैटर पेंडिंग है, एज ऑफ टुडे, मैं यकीन दिलाता हूं कि अगले महीने से उन तमाम लोगों की तकर्रुरी की जाएगी। दूसरी बात कि जो लोग, जिस मदरसा में जितनी जगह खाली है, उसको पूर्ण करने के लिए हम पिछले हफ्ते आदरणीय के पाठक जी से मिले। 2 घंटा 20 मिनट फातमी साहब मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया अपने मदरसा के हिस्ट्री के बारे में, और जो कारनामे हम लोगों ने किया, जिसमें कीर्ति मैडम, उसमें नौबालिगान जो है, तालीम नौबालिगान, वो भी उसमें मौजूद था। 2 घंटा 20 मिनट मेरी बात सुने और हमने अपनी तमाम मजबूरियां रखी, और ही वॉज वेरी पॉजिटिव विद मदरसा बोर्ड। और उन्होंने कहा कि जिन टीचरों की बहाली है, आप हमें डाटा दीजिए, और उन लोगों के लिए मैं कोशिश करूंगा कि अपने तरफ से कुछ टीचर दे दूं, ताकि मदरसे में पढ़ाई जो है ज़ाब्ते के मुताबिक वक्त पे हो। तीसरी बात, जो निमावली की बात आप कर रहे थे शाहबुद्दीन साहब, निमावली मेरी उसमें अमेंडमेंट होने वाली है, बट अचानक हमारे CS चीफ सेक्रेटरी साहब की तबीयत खराब हो गई और वो एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाए गए, और वहाँ से उनकी तबीयत अब बहाल हो गई है, वो अब जॉब पे आ गए हैं। कल ही जुमा के दिन मेरी उनसे बातचीत हुई। हमने कहा कि निमावली पे मुझे कुछ अमेंडमेंट करना है, तो उन्होंने अब्दुल सलाम साहब का नाम लिया कि आप उनसे मिल करके निमावली को चेंज कीजिए, उसमें संशोधन कीजिए, और संशोधन करके संक्षेप में मेरे पास लेके आइए, एंड मैं अपने स्तर से आई विल एक्सपीडाइट। तो निमावली भी मैं काम कर रहा हूँ। तीसरी बात, निमावली के बाद जो भी मदरसे के लिए काम करना था, आप लोग दरभंगा, मधुबनी, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, जहाँ से लोग रात भर सफ़र करके आते हैं और फिर सुबह मदरसा में आके बैठते हैं और फिर दिन भर बैठ करके काम करवा के फिर रात में चलते हैं। अब तो नीतीश जी के सरकार में पिछले 15 साल में जो उनकी अचीवमेंट हुई है, वो ये कि 4 घंटे में हम समझते हैं कि दरभंगा से लोग पटना पहुंच जाते हैं और सेम डे लौट भी जाते हैं। लेकिन उस वक्त को भी कम यूज़ किया जाए, मैं हेल्पलाइन एक नंबर ईजाद किया हूँ, एक दिया हूँ, एक लॉन्च किया हूँ, जिसमें आप अपनी परेशानी व्हाट्सएप पे भेजिए, वॉइस मेल पे भेजिए। हम लोग आपके उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उस पर कार्रवाई करेंगे और आपके दिए गए नंबर पे जवाब देंगे, ताकि आपका काम आसानी से हो जाए। तीसरी बात कि आप लोगों से जो आप लोगों की शिकायत है DO के थ्रू, मैं पिछले दिनों बिहार के तमाम DO जो हैं उनको मैंने पत्र लिखा है और मेल भी जा रहा है कि यू मस्ट हैव टू एक्सपेडाइट माय पेपर्स इन अ वीक टाइम। आप जितना जल्दी हो 1 हफ्ते के अंदर मेरा रिपोर्ट दे दें। और जो 609 कोटी की बात कर रहे हैं, वो मामला आपका कब का हल हो गया होता, लेकिन अलाउद्दीन बिस्मिल वर्सेस बिहार स्टेट का एक केस था, जिसमें आप लोगों के तमाम मदरसों का फिर से जांच हो रहा है। और मैं अपने सेक्रेटरी साहब से जानकारी ली, कल शाम में वो 50 फाइल ले करके फिर विभाग में गए थे जो मांगी गई थी। मैं अपने विभाग से डायरेक्ट संपर्क में हूं और इसी के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से मेरी मीटिंग हुई, ताकि हम दोनों एक दूसरे को पहचान जाएं और हमारा काम निकल जाए।
तो मैं ये एक अंग्रेजी में एक कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम जो मुल्क है वो एक दिन में नहीं बना था, सैकड़ों साल में बना था। लेकिन मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जिस ईमानदारी के साथ, जिस लगन के साथ मैं काम कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी 2-4 काम हमारी जो है वो ट्रैक पे आ जाएगी और रेल जो है फिर पटरी पे चल के दौड़ने लगेगी। ये हमारी बातें थी। अब आप लोगों की बात। मैं जब शुरू में आया तो मेरे लिए एकदम नई फील्ड थी। अली अशरफ फातमी साहब ने कहा कि हम सऊदी अरब में काम करते थे। किसी ज़माने में फातमी भाई भी सीनियर NRI थे और मैं भी सीनियर NRI था। ये और बात है कि फातमी साहब 7 साल में लौट आए और हमको 30-32 साल वहीं रहना पड़ा। तो मेरे लिए ये मदरसा एकदम नई चीज़ थी। लेकिन जहाँ पे ईमानदारी के साथ आप काम करोगे वहाँ अल्लाह की मदद आएगी। जिस तरह से इस्लाम की पहली जंग बदर हुआ था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे में गिर जाना पड़ा और कहा उन्होंने कि या अल्लाह, अगर आज तेरी मदद नहीं आएगी तो तेरा कोई नाम लेवा ना होगा, और मदद आई फरिश्तों के थ्रू। मैं उसी तरह से आप सबको बोलूँगा कि आप अल्लाह से मदद मांगिए और ईमानदारी से काम कीजिए। लेकिन फातमी भाई, मैं आपके गांव आया हूं, मैं भी बहुत सख्त लहजे में तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना बार ज़रूर कहूँगा कि जितने मदारिस हैं 2459, अगर ठीक से जांच कर लिया जाए तो शायद 2400 मदारिस डिफ़ॉल्टर में चले जाएंगे। उनके पास कागज़ नहीं है, बिहार संकल्प संख्या 1090 को वो फुलफिल नहीं करते हैं। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ आदरणीय नीतीश कुमार जी का कि जिन असातिज़ा को 3000, 1500, 2000, 25 मिलते थे, आज कम से कम 30,000 से लेके 70,000 तक सैलरी मिलती है। ये काम नीतीश कुमार जी का है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि तारीख के पन्नों को उठाकर देखिए, जितने भी साइंटिस्ट गुजरे हैं वो सब पहले मुस्लिम थे। चाहे वो ओपन हार्ट की सर्जरी भी हो तो अल अज़हरी ने किया था। आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। लेकिन मजबूरी ये है और बदनसीबी ये है हम लोगों की कि हम लोग चचा भतीजा आपस में, मेरे सामने एक साहब बैठे हुए हैं, मेरी नज़र उन पे जा रही है, दोनों चचा भतीजा आपस में ज़मीन को लेकर के, मेरे दादा ने दिया, मेरे नाना ने दिया, और मैटर सबजुडिस हो गया। जब सिंस मैटर इज सबजुडिस, आई कैन नॉट पुट माई फिंगर इन फायर। जब मामला न्यायालय में चला, आप लोग चले जाते हैं, तो मैं अपनी उंगली जलाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं बाध्य हूँ न्यायालय का कि जब तक वहाँ से वर्डिक्ट नहीं आता है हम आपकी मदद नहीं कर सकते। उस सिलसिले में मैंने दोनों फरीकों को बुला करके सुलझाने का काम किया। सुलह और माफ़ी अल्लाह को पसंद है। चूँकि मैं मक्का में तकरीबन 35-37 साल रहा हूँ और मुझे इस्लाम की थोड़ी सी बूबास है, मैं दोनों फरीक को बुला के बोलता हूँ कि आप दोनों मिल करके मदरसा चलाओ, बीच का रास्ता देखो, न्यायालय का रास्ता मत देखो। अगर आप दोनों मिल करके आओगे तो मैं बीच का रास्ता निकाल दूंगा और मदरसा भी बच जाएगा। अदरवाइज मैं भी जो है कानून से बंधा हूँ। क्या मैं गलत हूँ? आप भी मेरे जगह पे रहते या फातमी साहब भी रहते तो यही काम करते। फातमी साहब चाहते हैं कि इस तरह के मानू की बिल्डिंगें पूरे बिहार में बने, लेकिन हालात ऐसे हैं कि जिस तरह से इनके कारनामे हुए हैं इस एरिया में, ये पूरे बिहार के लिए एक आइडियल है। तो आप लोग दिल से पढ़ाइए। मेरे ऊपर अगर आपने छोड़ा है और जो बातें फातमी साहब ने कही हैं और जो नौबालिगान, तालीम नौबालिगान के जो मैटर्स हैं, मैं कीर्ति मैम को भी बोलूँगा कि आपके जो भी पेंडिंग्स हैं, इट विल बी सून वेरी क्लियर कि आपकी सारे जो है वो पेंडिंग्स को क्लियर करूँगा मैं। और फातमी साहब ने सर्व शिक्षा से जोड़ने की बड़ी अच्छी सलाह दी है। मैं इस रास्ते पे भी पहल करूँगा और आप सब लोगों की मदद में मैं शामिल रहूँगा। लेकिन साथ ही साथ आप लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि लिल्लाह आप लोग अपने सैलरी के लिए तो दौड़िए, लेकिन अपने आने वाली नस्लों के लिए भी दौड़िए कि हमारे बच्चे अगर पढ़ लिख जाते हैं और एक हाथ में कुरान होता है और एक हाथ में संविधान होता है या उसके ऊपर IAS IPS बनना है, तो मैं सीधा मोटा मोटी आप लोग को एक बात कह देता हूँ। आप लोग इस लॉजिक को समझिए
कि जो मदरसे के बच्चे अल्लाह के किताब को अपने सीनों में रख सकते हैं तो दुनिया की कोई सिलेबस उनके सीने में रहने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप अपने सीने में कुरान को उतार चुके हैं तो हमारे नसाब को भी उतारिए। और मैं फातमी साहब को बोलना चाहता हूं कि फातमी साहब, पिछले साल हम लोगों ने अपने सिलेबस में तब्दीली लाया है। साइंस, आर्ट्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबका मॉड्यूल बनवाया और उसके क्वेश्चन भी हो गए और उसी क्वेश्चन से फिर एग्ज़ाम भी हुआ नए सिलेबस के तर्ज पे, ताकि हमारे बच्चे यहाँ से लेकर के यूनाइटेड स्टेट्स तक अगर फौकानिया और मौलवी का दर्जा मिलता है तो उस सर्टिफिकेट पे, उस शहादा पे अगर आप स्टेट्स में भी जाते हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जो उस सर्टिफिकेट को ऑनर करता है। तो इसलिए आप इसको पढ़ाने की कोशिश कीजिए, आप पढ़ाइए। जब आप पहली बात तो पहला सूरा तो आप जानते ही हैं कि इकरा यानी कि पढ़, आप उसको पढ़ाइए और जितनी आपके बुनियादी मसाइल हैं मुझसे डायरेक्ट मिलिए। फातमी साहब ने इशारा भी कर दिया था कि किसी तरह की इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने जगह पे अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए मदरसे में ठीक ढंग से काम कर रहे हैं और बहुत सारे मसले कोर्ट में कम हो गए हैं। मैं ऑन स्पॉट सुलह कराता हूं और काम करना चाहता हूं। और जो भी सुझाव आपने दिए हैं, चाहे वो शाहबुद्दीन साहब हों या खादिम हुसैन साहब हों, आप यकीन मानिए कि मैं उस पर गौर करूंगा। अब जैसा कि आप लोगों ने कहा कि हमको मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, हमको जो है वो TADA चाहिए, ऐसी मांग कोई नहीं मांगिए जो बिहार बोर्ड में भी नहीं मिलता हो। बिहार बोर्ड में भी TADA नहीं मिलता है। मेडिकल फैसिलिटी जो BPSC करके आए हैं उनको भी नहीं मिलता है और आप उसकी मांग कर रहे हैं। आप ये मांग कीजिए हमसे कि हमारा किस तरह से सैलरी बढ़े और किस तरह से मदरसे में इल्हाक ज़्यादा हो, ताकि हमारी इन्फ्लेशन ज़्यादा हो, हमारे बच्चे पढ़ें। और साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि पिछले साल की तरह इस साल भी, पिछले बार कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया पिछले हफ्ते और हमने वस्तानिया फौकानिया का डेट बढ़ा दिया है। मालूम है आप लोगों को? कल ही बढ़ा दिया था, मैं 10 तारीख कर दिया था, लेकिन 10 नवंबर इज़ द लास्ट डेट। आप लोग उसमें सो नहीं जाइएगा कि फिर से डेट बढ़ेगा। और फिर उस तरफ से 16 जनवरी को मैंने फौकानिया और मौलवी का डेट भी दे दिया है। उस डेट पे एग्ज़ाम होगा, वस्तानिया का एग्ज़ाम होगा। अपने बच्चों को रजिस्ट्रेशन कराइए, परमिशन लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें और आने वाले दिन में हमारे बच्चे जब 12th कर लें तो हिंदुस्तान के किसी भी यूनिवर्सिटी में इस मदरसा बोर्ड के सर्टिफिकेट को ले करके जाएं तो एक आइडियल बने। मैं ये चाहता हूं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके एक आइडियल बने और फिर वो अपनी रोशन ज़िंदगी के लिए कोशिश करें। तो मेरी एक पूरी कोशिश है, बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी बातें जो है आप पहले लोगों से सुन लिए और जो सुझाव है मैं यकीनन उस पर काम करूँगा। अम्बेडकर ने जो कानून दिया, पंडित नेहरू जी ने जो कानून दिया, महात्मा गांधी ने जो रास्ता दिखाया है, मौलाना आजाद ने जो रास्ता दिखाया है, वो ये कहता है कि इस देश में, इस मुल्क के रहने वाले सबका बराबर का अधिकार है। लेकिन क्या आप आने वाले इस सदी के लिए तैयार हैं? मेरा अपना ख्याल है नहीं। आप समझ लेना कि दौलत बहुत आएगा इस मुल्क के अंदर, लेकिन वो मिलेगा किसको? जो आला तालीम हासिल करेगा। तालीम सबसे ऊपर, उसके बाद हुनर, और सबसे ज्यादा जो कारोबार में जाएगा। क्या हम अपनी औलादों को, आने वाली पीढ़ियों को, क्या हम तालीम के लिए तैयार कर रहे हैं? नहीं। हुनर जरूर, आज जो भी तरक्की अपने इलाके में देखते होगे उसमें हुनर का बड़ा मामला है। आज बॉम्बे जाइए, दिल्ली जाइए, कहीं प्लास्टर करता हुआ मिलेगा अपना आदमी, कहीं टाइल लगाता हुआ, कहीं इलेक्ट्रिक का काम करता हुआ, कहीं वेल्डर का काम करता हुआ। तो हमें इन तीनों फ्रंट पे तैयार होने की जरूरत है। जब मैं मिनिस्टर था तो फातमी कमेटी की मीटिंग चल रही थी
और मैं एक मदरसा बोर्ड बनाना चाहता हूं। और मदरसा बोर्ड सेंट्रल मदरसा बोर्ड, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए का हमने इंतजाम किया। बुरा मत मानना, अपने ही में से कुछ लोगों ने उसकी मुखालफत की और वो प्रधानमंत्री के यहां भी पहुंचे, सोनिया गांधी जी के यहां भी पहुंचे, अर्जुन सिंह जी के यहां भी पहुंचे और वो मुलतवी हो गया, किसी वजह से नहीं। और उसकी वजह यह थी कि कई नॉर्थ ईस्ट के राज्य में चले जाओ, मदरसा बोर्ड नहीं है। उड़ीसा, पंजाब, उस वक्त हरियाणा में भी मदरसा बोर्ड नहीं था, अब मुझे नहीं मालूम। तो कई राज्य ऐसे हैं जहां मदरसा बोर्ड नहीं है, तो उनका वहां से एफिलिएशन हो जाता। और फिर हम लोगों ने हर स्टेट में मदरसा, सेंट्रल मदरसा खोलने का भी प्रोग्राम रखा था। 10,000 करोड़ रुपया उसका बजट हम लोगों ने एलोकेट करने का सोचा, नहीं हुआ। तो हमारी एक मोहतरमा थी हमारे कमेटी में, तो वो बोलने लगी कि आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को डिविएट करना चाहते हैं, उनको तालीम की तरफ नहीं ले जाना चाहते। आप सिर्फ मदरसे की बात करते हैं, उर्दू की बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने जवाब दिया उसमें सैयद हामिद साहब वगैरह सब लोग थे। नेक्स्ट मीटिंग से वो नहीं आई, लेकिन मैंने कहा कि देखिए मेरे दादा मऊ से मदरसा से पढ़ के आए थे, आप मौलवी थे, और वो मदरसे से तालीम हासिल नहीं किया होता तो मेरे घर में मेरे अब्बा और मेरे चचा लॉ नहीं किए होते, मेरे एक चचा डॉक्टर नहीं बने होते, मेरे एक चचा साइंस ग्रेजुएट नहीं हुए होते, और आज हमारे खानदान में कोई डॉक्टर, इंजीनियर, पीएचडी से कम नहीं है। ये सब उसी मदरसे की देन है। मैं समझता हूं जो रोशनी वहां से मिली है उसी का नतीजा। और मैंने कहा आप उर्दू की बात करती हैं, मैं तो उर्दू का तालिब इल्म रहा और मुझे फख्र है कि मैं उर्दू से पढ़ के निकला मुस्लिम स्कूल से, दरभंगा से, और मैंने इंजीनियरिंग किया, पीजी किया और सऊदी अरब और बिहार सरकार में नौकर रहा, नौकरी की और उर्दू की दायना। तो मैंने वहां पर उनसे बताया था, मैंने कहा कि मैंने फिजिक्स में आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा था मोहतरमा, और उसका जो डेफिनेशन था मैं आपको सुनाना चाहता हूं, और ये मैंने 8वीं क्लास 9वीं क्लास में पढ़ा होगा। तो मैंने कहा कि जब किसी शय को किसी रकीक मादे में जुज़वी या कुल्ली तौर से डुबोया जाता है तो वजन में ज़ाहिरी कमी हो जाती है। वजन की यह ज़ाहिरी कमी हटाए हुए वजन के बराबर होती है। तो वो चौंक गई। अब पूरा जो मीटिंग थी उन्होंने कहा कि आपको उतनी पुरानी बात अब तक याद है? हमने कहा कि उर्दू में जान है, एक शेर अगर आपको याद हो जाता है तो आप जिंदगी भर नहीं भूलते। तो उर्दू और मदरसा ये दोनों एक हम लोगों का हिस्सा है, पार्ट है जिंदगी का। और आज जहां खड़े हैं ये भी उर्दू यूनिवर्सिटी का पार्ट है। यहां मुमताज भाई मंजर भाई बैठे हैं, मंजर आलम साहब और मुमताज अंसारी साहब, ये दोनों की देन है। लोग मजाक उड़ाते थे हम लोगों का, जब इसको हम लोगों ने संगे बुनियाद रखा तो मजाक उड़ाया करते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2000 बच्चे फ्री की तालीम और इंडिया लेवल की तालीम यहां से हासिल करते हैं। तो अज़्म होना चाहिए, इरादा होना चाहिए। अब आपको जान करके हैरत होगी कि 2022 से पहले आपके मदरसा बोर्ड में न सिलेबस कमेटी, न बुक कमेटी, न करिकुलम कमेटी, ऐसा भी कोई बोर्ड होता है? ऐसा कोई इदारा होता है जिसको यह पता ही नहीं कि हमको किस क्लास में क्या पढ़ाना है? हम किस चीज के लिए दौड़ते हैं?
कि सारा पावर सेक्रेटरी और चेयरमैन को चला जाए, और इससे आगे के लिए नहीं हम लोग कोशिश करते हैं। हमारे मदरसे से बच्चे तालीम हासिल करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आलिम बने, दुनिया में अपना नाम रोशन करें। इसके लिए काम कौन करेगा? ये आप ही लोगों को करना पड़ेगा। मुझे तो अफसोस होता है, मेरे पास कुछ लोग आए, हम 5 तक दे देंगे, कोई बोला हम 10 दे देंगे, मेरा टीचर में करवा दीजिए। क्या हमें शर्म नहीं आती? हम क्या पैदा करना चाहते हैं? आप बताओ। मेरे बाकी जीवर में एक छोटा सा मदरसा है, बेचारा इंतकाल कर गए हमारे वहां के जो चलाने वाले थे। अब भी मदरसा अच्छा चलता है। हर साल 10 से 15 बच्चे वहां से हाफिज बन के निकलते हैं। कभी आप देखिए कि जितने भी मदरसे हैं प्राइवेट अच्छे मदरसे, उसमें कितने बच्चे हाफिज हो रहे हैं, कितने आलिम बन रहे हैं, और एक सरकारी मदरसे में कितने लोग आलिम बन रहे हैं और कितने लोग हाफिज बन रहे हैं। क्या हमें मदरसों को ठीक करना है, नहीं करना है? अगर 2800 मदरसों की बात करते हैं आप, तो 2800 में अगर 100 बच्चे भी हर साल फारिग होंगे, तो कितने लोगों की तकदीर आपके हाथ में है? आपको नहीं मालूम कि मदरसा बोर्ड पहली मर्तबा बंगाल में बना था अंग्रेजों के वक्त में, और वो अल अज़हर जो मदरसा सिस्टम है इजिप्ट का, उसको सामने रख के बना था। मैं मदरसा जो वहां के एजुकेशन मिनिस्टर थे इजिप्ट के, उनसे मैं मिला, मेरी ब्राजील में उनसे मुलाकात हुई, और मैंने पूछा कि आप ये अज़हर जो सिस्टम है वो कैसे चलता है? तो बोले हमारे अज़हर सिस्टम हमारे मौलाना चलाते हैं, उन्हीं लोगों के अंडर में चलता है, और आधी तालीम दीन की होती है, आधी दुनियावी होती है। तो हमने कहा दोनों के रिजल्ट कैसे होते हैं, जो अज़हर सिस्टम है उसका और जो जनरल सिस्टम है, जो सीबीएसई है या बिहार बोर्ड है। तो उन्होंने कहा कि फातमी साहब, हमारा जो अज़हर सिस्टम है वो डोमिनेट करता है दूसरे सिस्टम पर। हमारे आईएएस, हमारे आईपीएस, हमारे डॉक्टर, इंजीनियर ज्यादा अच्छे अज़हर से निकलते हैं। क्या हम इसको अज़हर के रास्ते पर ले जा पाएंगे? देखिए, हमें इसके लिए भी सोचना। मैं कहीं पर आप जितनी मराहत है, जितनी चीजें चाहिए आपको, इक्वल सैलरी हो, इक्वल पोजीशन हो, इक्वल आपकी मराहतें हो, आपको जितनी चीजें हैं, अली अशरफ फातमी आपके लिए लड़ेगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं। हर वो स्कूल जहां 6 से 14 साल के बच्चे पढ़ते हैं और सरकार उसको रिकॉग्नाइज करती है, उसके बिल्डिंग की जिम्मेदारी सर्व शिक्षा अभियान की है, वो देगा। इसको उससे टैग कीजिए। जब नीतीश जी से मदरसे की मीटिंग हुई थी, तो हमने कहा 25 करोड़ रुपया असिस्टेंस दे रहे हैं। 25 करोड़ से कितने मदरसे बनेंगे? अगर 50 लाख एक मदरसे को दीजिए तो कितना मदरसा बनेगा? 50 मदरसा, 2800 मदरसा, कितना साल लगेगा? बोलिए, जोड़ लीजिए, लग जाएगा कोई 30-35 साल। तो उन्होंने उसी वक्त उसको 100 करोड़ किया। मैं चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप नीतीश जी से कहिए कि सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दें, नहीं तो कम से कम इसको 100 करोड़ को 500 करोड़ रुपया कर दें, ताकि 4 साल 5 साल में हर मदरसे को अपनी बिल्डिंग हो जाए। मेरी बात का बुरा मत मानना, हम डिमांड जरूर करें, लेकिन हम ये भी कभी बैठ करके आपस में सोचें कि मदरसा के सिस्टम को हम किस तरह से ठीक करेंगे। क्या हम 2800 मदरसे से आने वाले दिनों में डॉक्टर, इंजीनियर, मौलिम, आलिम, है ना, जो दुनिया में जाकर के हम नाम रोशन कर सके, ऐसे तालिब इल्मों को पैदा करेंगे? और अगर वो काम किया आपने, तो अब तक जिन लोगों ने भी मदरसा का ख्वाब और सपना देखा था,
उनको खुशी होगी, और मैं तो एक अदना सा आदमी, मुझे बड़ी खुशी होगी। प्लीज